जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नए टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुप्त वंश से जुड़े हुए सभी सवालों को। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास है हमारी गुप्त वंश से। गुप्त वंश। वंश को देखिए, आप स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश का से पहले गुप्त वंश का इतिहास कैसा रहा है, तो हम इसे देखेंगे। तो गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए हम सबसे पहले बता देता हूँ कि साहित्यिक साक्ष्य या अभिलेख हमने उठाए हैं और विदेशी यात्रियों का विवरण उठाया है या उनका सहारा लिया गया है। उससे हमने गुप्त वंश की जो है वो डिटेल निकाली। अब बात ये है कि अब कहाँ कौन से मतलब जो है जहां से हमने ये लिए हैं, कौन से अभिलेख लिए हैं, साक्ष्य लिए हैं। तो मैं बताऊं, साहित्यिक स्रोतों की अगर बात करें तो वायु पुराण को उठाया है हमने, वहां से लिया है। मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं हैं, कालिदास नहीं है, कालिदास है, और खुदरा राक्षस, ठीक है जी। और बौद्धों के ग्रंथों से भी उठाया है, आर्य मंजूश्री से और उल्कल्प से और बस बंधु चरित से। इसी प्रकार से विदेशी यात्रियों की बात करते हैं तो फायान, हेनसांग और अल बरूनी के जो विवरण हैं उनसे भी हमने जो है उनकी डिटेल्स को जो है वो उठाया है। और आगे हम ऐसे ही चलेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो कुषाण शासकों के सामंत थे। सामंत कौन होते हैं? जो कि बड़े बड़े जो लाले होते हैं उस टाइप के सामंत थे, या मुनीम टाइप के। अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार ये वैश्य थे। वैश्य कौन होते हैं? जो शिव जी के उपासक होते हैं। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्री गुप्त ने ही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, यहाँ पे बनता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो आंसर रहेगा आपका श्रीगुप्त। क्या रहेगा? श्री गुप्त जो है वो इसका सही आंसर। इसी प्रकार से श्री गुप्त की ही हम डिटेल्स को हम देख लेते हैं। तो गुप्त वंश, श्री गुप्त, गुप्त संस्थापक श्री गुप्त को ही माना जाता है। इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की और 240 ईस्वी में ये शासन किया और एक महाराजा की उपाधि धारण की। कौन सी धारण की थी इन्होंने उपाधि? महाराजा की उपाधि जो है वो धारण की। इसके बाद श्री गुप्त के बाद खटोचकच आए, जो कि गुप्त वंश के बाद, यानी कि गुप्त श्री गुप्त का पुत्र था खटोचकच, वो उसका उत्तराधिकारी भी था, वो बना। इसने महाराजा की उपाधि धारण की थी इसने भी। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश के प्रथम महत्वपूर्ण राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने महाअधिराज की उपाधि धारण की। महाअधिराज की उपाधि धारण की थी, औरों ने सभी महाराजा की और इन्होंने महाअधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह जो है वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। किसके साथ हुआ था? लिच्छवी वंश की कुमार देवी से शादी की थी इन्होंने। और चंद्रगुप्त प्रथम ही 319 में गुप्त वंश संवत इन्होंने जो है वो शुरुआत भी की थी, गुप्त वंश संवत की। कब गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? ये कमीशन का एक क्वेश्चन है। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त के द्वारा जो है वो गुप्त वंश की जो है वो स्थापना या इसकी शुरुआत जो है वो की गई थी। इसके बाद आपका आ जाता है गुप्त वंश में ही कुमार गुप्त समुद्रगुप्त के पुत्र थे, अतः इनको लिच्छवियों का दैत्रिक भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक थी और विस्तारवादी थी। विस्तारवादी का मतलब आप समझ रहे हैं कि विस्तार करना, ठीक है, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाने की तरफ जो है उनका ध्यान।
इसने आर्यव्रत यानी कि उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिण के 12 राज्यों को जो है वो पराजित कर दिया। इन्हीं विजयों के कारण इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त याद रखिएगा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है वो कौन थे, हरिसेन थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हरिसेन जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, तो वो आंसर रहेगा समुद्रगुप्त, जिन्होंने इलाहाबाद में द्वारा प्रशासित की रचना की थी। और समुद्रगुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे, इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि इनके समय में जो सिक्के भी मिले हैं, देख सकते हैं आप इन सिक्कों को, इसके ऊपर नाचते हुए नर्तकियां हैं और साथ में वीणा बजाते हुए चित्र है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार के संगीत प्रेमी भी थे। तो ये जो हमें मिला है या मिले हैं सिक्के, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो भी हमारा आंसर यही रहेगा, वीणा। कौन सा रहेगा, वीणा ही इसका सही आंसर रहेगा, सबसे पुराना वाद्य यंत्र। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुप्त वंश में ही रामगुप्त आते हैं। तो समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त अपना अगला शासक बना, परंतु ये अयोग्य था। इसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आए और वे अगला शासक बने द्वितीय, और इन्होंने मालवा तथा गुजरात के शकों को जो है पराजित किया, और इन्होंने भी विजय के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य कहा जाता है। ये गुप्त साम्राज्य का पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। याद रखिएगा, चांदी के सिक्के चलाने वाला पहला शासक कौन था। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त द्वितीय ने मेहरौली में एक लोह स्तंभ लगाया या मतलब लगाया है या ज्ञात होता है, और उन्होंने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। तो उसकी मतलब उसी खुशी में जो है उन्होंने वहां पर लोह स्तंभ लगाया हुआ है, और ये कुतुब मीनार के साथ में ही है या कुतुब मीनार के अंदर ही है, वहीं पे उसी बाउंड्री में है, तो आप ये दिमाग रखें। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 दरबारी रहते थे, विद्वान रहते थे, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा था। तो इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय को जो है हम नवरत्न भी कहते हैं इन 9 विद्वानों को, जिनके दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन कौन से रहते थे, धन्वंतरी रहता था जो कि आयुर्वेद का ज्ञानी था, ठीक है जी। शपणक रहता था जो कि विद्वान था, नीतिज्ञ से भी पूरी परिपूर्ण था। शंकु था जो कि ज्योति और विद्या से परिपूर्ण था। बेताल भट्ट थे जो कि तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे। और घटपर थे जो कि एक कवि थे। बरुचि थे, व्याकरण तथा या व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह थे जो कि कोशाकार से संबंधित थे और उससे परिपूर्ण थे। मिहिर थे जो कि खगोल वैज्ञानिक थे। और लास्ट में आए थे कालिदास जो कि संस्कृत के महाकवि थे। ये 9 रत्न जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में इस दरबार में रहते थे, नवरत्न। गुप्त वंश में ही रामगुप्त आए, क्योंकि समुद्रगुप्त यानी कि रामगुप्त अगला शासक बना, परंतु ये भी अयोग्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय उसके बाद अगला शासक बना। इसने मालवा और गुजरात पर, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने सिक्के चलाए थे मेहरौली में लोह स्तंभ। ये फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये सेम
याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में चीनी यात्री फायान भारत आया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा चीनी यात्री जो है वो भारत आया था या किसके काल में आया था। चंद्रगुप्त के बाद आ जाते हैं कुमार गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के अगला शासक जो है कुमार गुप्त बने, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमार गुप्त के बाद अगला शासक सकंद गुप्त बने। इसके बाद गुप्त वंश के छोटे छोटे शासक हुए, यानी कि मतलब ये जो है वो छिन्न भिन्न होने लग पड़ा। एरन के अभिलेख में भानुगुप्त ने के शासन काल की जानकारी मिलती है, और एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा के पहले साक्ष्य भी मिले थे। सती प्रथा के हमें पहले साक्ष्य भी मिले थे, सबूत मिले थे। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो विष्णुगुप्त था। इसके बाद जो है कोई भी योग्य साम्राज्य के लिए नहीं बना, और ये छिन्न भिन्न हो गया, यानी कि टूटता बिखरता रह गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि गुप्त काल की बुक्स लिखी गई थी, ये हमें दिमाग में रखनी चाहिए बच्चों। जैसे कि अभिज्ञान और शकुंतलम, ये किताब किसने लिखी? कालिदास ने, यानी कि नवरत्नों के द्वारा। विक्रम वर्षियम और मालविक्याग्नि मित्रम, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, इसी प्रकार से ऋतु संहार, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम, शाखादत्त से लिखी गई है। मृच्छकम शुद्रक ने, अमर घोष जो है अमर सिंह द्वारा, नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा, काम सूत्र वात्स्यायन द्वारा, पंचतंत्र इंपॉर्टेंट कह रही है विष्णु शर्मा द्वारा, इतिसार कामदक द्वारा, और भी मैं बता देता हूँ आपको इसमें से इंपॉर्टेंट शकुंतला मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों पेपर में। रघुवंश पेपरों में कई बार आई है, मेघदूत कई बार आई है, ऋतु संहार कई बार आई है। ये पुस्तकें बहुत बार पूछी गई है, तो आपको ये दिमाग में बिठानी है, इनको याद रखना है। इसके बाद साम्राज्य तथा अर्थव्यवस्था की बात करते हैं गुप्त काल की, तो उस वक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्गों में जो है लोग बंटे हुए थे। गुप्त काल में बाल विवाह प्रथा का बढ़ावा मिला था, इनकी छोटे छोटे बच्चों को ही शादी कर देनी, भैया फिर इधर उधर भटकेंगे नहीं, वो बात है। अभिलेख से हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य या प्रमाण भी मिला है, ठीक है जी, भानु के एरन अभिलेख में मिला है। और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये भी कृषि पर ही आधारित थी। भू राजस्व के आधार राज्य की आय जो है वो मुख्य साधन थी, और भू राजस्व में अगर हम बात करें तो 1/6 हिस्सा जो था वो भू राजस्व में जाता था। अगर हम टैक्सेस की बात करें, करों की बात करें उस वक्त की, तो एक विशिष्ट प्रकार का कर था जो कि बिगार यानी निःशुल्क श्रम था। एक बलि कर था जो कि गुप्त काल में धार्मिक कर या वायु और पानी के देवताओं के लिए मांगा जाता था। भात भूत था जो कि पूजा के लिए इकट्ठा किया गया था जाता था। भत भट था, पुलिस कर था। इसी प्रकार से ये सभी कर हैं जो उस वक्त जो है लोगों पर लगाए जाते थे गुप्त काल। अन्य तथ्यों की बात करते हैं गुप्त काल में ही, तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी गुप्त काल को ही कहा जाता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह को का उल्लेख है। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती है। आज भी हमारे देश में भी सबसे बड़ी इकाई जो है वो देश ही है, सर्वोच्च राजा होता है जैसे हमारा राष्ट्रपति। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती है, जैसे हमारे यहाँ पे भी गांव ही है, जो कि ग्रामीण के ही अधीन होता है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है, आजकल रुपए है करेंसी, वक्त क्या कहते थे? दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता बच्चों? दिनार कहा जाता। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने उठाए। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त। इतिहासकार
बी ए स्मिथ ने जो है किसकी पराजय विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो समुद्रगुप्त की विजय, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जीते थे। भारतीय स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो भी गुप्त काल ही आंसर रहेगा। एरन अभिलेख में जो है किस शासक का है? तो ये भानुगुप्त का है। फायान किसके शासक काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? जब उसने शकों से अनुमूलन करने के बाद की थी। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो मैंने बता दिया है आपको, दिनार कहा जाता था। कुमार संभव के महाकाव्य किसने लिखे? तो कालिदास ने लिखे, क्योंकि उसके रत्नों द्वारा ही लिखे जाता था। प्रकार से ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत का इतिहास बहुत ही दुर्लभ सा इतिहास है, जरा देखिए। दक्षिण भारत के इतिहास में के ऊपर अगर हम नजर घुमाते हैं तो ये है 100 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक चला है। 100 ईस्वी से 300 तक के समय को जो है हम संगम काल कहते हैं। 100 से लेकर 300 ईस्वी तक, और 500 से लेकर 1200 तक के समय को दक्षिण भारत के राजवंशों का समय था। अब पहले जो संगम काल है, इसमें कौन कौन से वंश आए? चेर आए, चोल आए और पांड्य आए। और दक्षिण भारत में की बात करें तो पल्लव आए, राष्ट्रकूट आए, चालुक्य आए और चोल आए थे। चोल जो है वो दोबारा आए हैं, इसलिए आप ये बोलेंगे कि चोल क्यों पढ़ा रहे हैं? चोल 2 बार आए हैं। चलो संगम काल की तरफ। संगम, संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है, उसका अर्थ है सभा। संगम काल का समय 100 से लेकर 300 तक के मध्य का माना गया है। प्राचीन काल में तमिल कवियों, क्योंकि ये याद रखिएगा कि ये साउथ के जो हैं वो वंशज हैं या वंश है। तो प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को जो है संगम साहित्य भी कहा जाता है। 8वीं सदी की बात करें तो 3 संगमों का वर्णन मिलता है, जो कि पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया था। ठीक है जी। पहला था, प्रथम संगम था मदुरई, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, जो कि ऋषि अगातियार के द्वारा था। द्वितीय संगम जो है तो पाटपुरम के द्वारा, तोलापियार के द्वारा था। तृतीय संगम जो है वो मदुरई में फिर से हुआ था, उसके भी अध्यक्ष थे। संगम का राजनीतिक, संगम काल का राजनीतिक इतिहास बहुत अच्छा है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों, चेरों ने, यानी कि चेर भी बोलते हैं, चेरों लिखा है, चेर भी बोलते हैं, चोलों और पांड्यों का जो है वो शासनकाल रहा है। राज्यों के बारे में जानकारी जो है, ठीक है, राज्यों के जो जानकारी है वो हमें साहित्यिक संदर्भों यानी कि वही प्रमाणों के द्वारा ही मिली है। ये तीनों जो वंश थे ये कृष्णा नदी के दक्षिण पर स्थित थे, देख सकते हैं आप। वो 3 कौन कौन से थे? चेर, चोल और पांड्य। कौन कौन से थे? चेर, चोल और पांड्य, ये 3 थे। ये साउथ में आता है, जैसे मैंने आपसे बोला था, कृष्णा नदी के दक्षिण पर स्थित। इस प्रकार से चेर राजाओं की बात करते हैं। संगम काल का राजनीतिक इतिहास, चेर राज्य की बात कर रहे हैं। संगम काल के राजवंशों में सबसे प्राचीन चेर थे। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। चेर का है पर्वतीय देश।
और केरल का जो प्राचीन नाम है वो भी चेर ही है बच्चों। क्या नाम है? चेर ही है केरल का पुराना नाम। इसीलिए मैंने बोला नीचे साउथ की बात। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी या करूर को बनाया था। धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। इतिहास में चेरों के कवियों ने शेर गुटवन, जिसे लाल चेर के नाम से जाना जाता था, वो सबसे महान चेर राजा भी बताया गया। कर्ण की पूजा यानी कि पत्नी की शुरुआत भी जो है वो चेरों ने ही की। चेर वंश का एक प्रसिद्ध राजा आदिगेमान था। इसी आदिगेमान ने जो है दक्षिण भारत में गन्ने की जो है वो खेती की शुरुआत की थी। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात रहेगी, आदिगेमान कौन था जिसने दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत। नेक्स्ट आते हैं चोल वंश। दक्षिण भारत में भारत के इतिहास में जो है, भारत के इतिहास में दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध हुए थे। चोल वंश का इतिहास 3री शताब्दी में देखने को मिला है। बाद में पहाड़ियों पांड्यों की शक्ति के कारण इसका पतन हो गया और 9वीं शताब्दी में इसका फिर उदय हुआ था। इसीलिए मैंने बताया बाद में फिर से आए थे। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी जो है वो पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी? तो पाणिनि द्वारा लिखी। चोलों ने मंतूर, त्रैयूर और जितापुर को अपनी अपनी राजधानी। चोलों का प्रसिद्ध चिन्ह जो था वो बाघ था, जैसे उनका धनुष। इसके बाद चोल वंश के प्रमुख 2 शासक थे, जो कि एक था करिकाल और दूसरा था एलारा। करिकाल चोलों का पहला महानतम शासक था, जिसने कावेरी नदी के तट पर 160 मीटर लंबा बांध बनाया है और प्रसिद्ध बंदरगाह जो है कावेरी पत्तनम इसी के काल में बनाया गया था। इलारा ने जो है श्रीलंका को जीता और उस 50 वर्ष तक जो है वो शासन कितने सालों तक शासन किया था? 50 वर्षों तक शासन। संगम काल का राजनीतिक इतिहास की बात करता हूं। पांड्य शासन साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य की प्रथम जानकारी जो है वो मैक्सनीज की किताब में मिली थी, जो कि इंडिका किताब है। मैक्सनीज की किताब का क्या नाम था? इंडिका था। कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन। पांड्य राजाओं ने 3 संगमों का आयोजन करवाया था, याद किए। और पांड्य वंश के मात्र सत्तात्मक थे कि राजधानी मदुरई यानी कि तमिलनाडु में थी। प्रतीक चिन्ह की बात करें तो तमिलनाडु वाले मछली खाते हैं, तो आप मछली याद रख सकते। और इस वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? नोडियान था। कौन था प्रसिद्ध शासक? नोडियान, जिसने समुद्र की पूजा शुरुआत की थी। समुद्र की पूजा करना जो किसने करवाया था? नोडियोन ने शुरुआत करवाई थी। ये राज्य जो है मोतियों के लिए ज्यादा जाना जाता था। संगम काल के प्रमुख साहित्य जैसे मैंने बोला 3 ये साहित्य है। तोलकपियम, तोलकपियर के नाम से है। शिल्पाधिकारम है का इलांगो आदि कलम में है। और तमिलनाडु के ये प्रमुख जो है मरुगन जो है वो देवता है प्रमुख। प्रकार से ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने उठाए हैं पीएससी लेवल तक के। बल्कि लाल चेर के नाम से किसे जाना जाता था? शेन गुटवन को जाना जाता था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आता है तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम नामक जो है गौरव ग्रंथ इसने स्थापित किया था, तो बौद्धों द्वारा किया गया था। निम्न में से संगम युगीन व्याकरण
सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है तो वो है तोल काप्लियम की। प्रकार से ये भी और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि में पूछे गए हैं। आपको ये देखने हैं और इन क्वेश्चंस को आपने रीड कर लेना है। क्वेश्चंस आपके काम में आने वाले हैं। इसी प्रकार से हमने जो अभी तक पढ़ा है संगम काल के पढ़े हैं, इसी प्रकार से अब दक्षिण का इतिहास देखेंगे। जो कि हमारी अगली क्लास में रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर, विजयपथ एजुकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पर भी। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।